ट्वेल्थ क्लास में हम बायोमोलिक्यूल्स देख रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स में आज हम बात करने वाले हैं स्टार्च और सेलुलोज की। ठीक है, स्टार्च जो होता है वो दो यौगिकों से मिलकर बना होता है। एक यौगिक होता है एमाइलेज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। एक है एमाइलेज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। 200 से 1000 तक अल्फा डी पॉजिटिव, 200 से 1000 तक अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की इकाइयों का रेखीय बहुलक जो होता है वो एमाइलेज कहलाता है। C1 से C4 तक इनके मध्य ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अपन आगे चल के। C1 से C4 तक इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है और ये पानी में घुलनशील होते हैं। हम बात कर रहे थे एमाइलेज की। एमाइलेज जो होता है वो 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। यह एक रेखीय बहुलक होता है। इसमें C1 से C4 के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम पढ़ेंगे। पानी में ये घुलनशील होते हैं एमाइलेज। एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं। एमाइलोपेक्टिन अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बंध साखित श्रृंखला में होगा। संख्या उतनी होगी 200 से 1000, लेकिन वो रेखीय बहुलक था, ये साखित बहुलक होगा। एमाइलेज में जो ग्लूकोज है वो रेखीय बहुलक के रूप में रहता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में वही ग्लूकोज जो होता है वो साखित श्रृंखला में रहता है। C1 से C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ भी शायद C1 C4 था, यहाँ पर भी C1 C4 के बीच में है। तो ये दोनों बातें जो हुई वो स्टार्च से रिलेटेड हुई। अभी बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज जो होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब जब बहुत से मोनोसेकेराइड आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करें तो वो पॉलीसेकेराइड कहलाता है, बहुलक हो गया। ये बीटा डी ग्लूकोज की इकाइयां होती हैं। जो पॉलीसेकेराइड होती है वो बीटा डी प्लस ग्लूकोज, प्लस माइनस क्यों होता है? हम जानते हैं कि प्रकाश की समावरता जब प्रदर्शित की जाती है तो डी पॉजिटिव और डी निगेटिव आता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के लिए। तो बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की इकाइयां हैं। एक ग्लूकोज की इकाई का C1 दूसरे ग्लूकोज इकाई के C4 से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि चाहे स्टार्च हो या पॉलीसेकेराइड हो या सेलुलोज हो, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने वाला है वो C1 से C4 कार्बन के बीच ही बनने वाला है, वहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो चीजें बदली वो था कि एमाइलेज रेखीय बहुलक था, एमाइलोपेक्टिन साखित बहुलक था और ये बीटा डी ग्लूकोज की इकाइयां थी वो अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां थी। बाकी दोनों में जो कॉमन फैक्टर था वो था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो C1 से C4 के बीच। तो आपको 3 ही वर्ड्स याद रखने हैं इसको याद करने के लिए। एमाइलेज के लिए आपको अल्फा डी ग्लूकोज में रेखीय बहुलक, अल्फा डी ग्लूकोज में साखित बहुलक और यहाँ बीटा डी ग्लूकोज की इकाइयां हैं जो पॉलीसेकेराइड बना रही है। बाकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दोनों में कॉमन हो रहा है। आगे आते हैं अपन जैव अणु के अगले क्वेश्चन में। ये जो ग्लूकोज की संरचनाएं दी हुई हैं तीनों, उसकी सबसे पहले HI से क्रिया कराई जा रही है। तो जब ग्लूकोज HI से क्रिया करेगा तो हेक्सेन बनेगा। ये लंबी श्रृंखला कंटिन्यू होगी CH3 CH2 CH2 CH3 और आपका क्या हो रहा है, जितने भी H है वो जाके H2 के रूप में जुड़ेंगे और जितने भी O है वो H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अगला जो है वो ब्रोमीन जल एक ऑक्सीकरण का काम कर रहा है। ये एसिड को बदलेगा, एल्डिहाइड को एसिड में बदल रहा है, ये एसिड में बदलेगा। बाकी दोनों यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा। इसको ग्लूकोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जब ब्रोमीन का यूज कर रहे हो आप, ब्रोमीन एक बहुत अच्छा प्रबल ऑक्सीकारक का काम करेगा, एल्डिहाइड को एसिडिक ग्रुप में बदल देगा। आप लिख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीकारक। क्लियर? विकृतीकरण, डीनेचर्ड हो जाना, विकृत हो जाना। यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप है और ये पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऑक्सीकारक के रूप में HNO3 यूज हुआ है। सबसे बड़ी बात है ब्रोमीन की तुलना में ऑब्वियसली HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ये एल्डिहाइड को भी एसिड में बदल देगा और अल्कोहल ग्रुप को भी एसिड में बदल देगा। तो ये भी COH में बदल गया।
ये भी COH में बदल गया और मध्य का CH OH का होल 4 एज इट इज रहा। इसको स्टेरेटिक अम्ल बोले। ये ग्लूकोनिक हुआ जब ग्लूकोज के साथ एसिड था, जब दोनों एसिड हो गया तो ये स्टेरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये 3 अभिक्रियाएं आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। HI से क्रिया समझाइए, ग्लूकोज के ब्रोमीन जल से क्रिया समझाइए और नाइट्रिक अम्ल से क्रिया समझाइए। अगली जो बात कर रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है। तो कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक हैं जो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ध्रुवण घूर्णक क्या होता है? वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को लेफ्ट या राइट घुमा देते हैं, उन्हें हम ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। किसी यौगिक की ध्रुवण घूर्णकता का सीधा सीधा संबंध उसके काइरल कार्बन से होता है। वह कार्बन जिसके चारों तरफ 4 भिन्न ग्रुप जुड़े हों उसे हम काइरल कार्बन कहते हैं। ये जो है पॉलीहाइड्रोक्साइड है, एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप इसमें पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट होगा। सामान्य सूत्र यदि आपको कार्बोहाइड्रेट का लिखना है तो CHH2OY के रूप में आप लिखेंगे। गुण जो आएंगे कार्बोहाइड्रेट के, रैमनोज कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सामान्य सूत्र का पालन नहीं करेंगे। रैमनोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन वो ग्लूकोज या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन नहीं करेंगे। बाकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, इच्छू शर्करा ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट में ही आएंगे। तो ये इतना पूरा जो है बायोमोलिक्यूल का अलग अलग क्वेश्चन के रूप में आपको डिफाइन किया गया है। अलग अलग क्वेश्चन के रूप में आप इसको कंप्लीट करेंगे। ओके।